हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। तो आज का जो वीडियो है ये किशेंद्र श्री जो मेरे सारी वीडियोस को देखते रहते हैं, थैंक यू सो मच। उनके रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, बट आप लोगों का रिक्वेस्ट है आंखों पर। तो ये जो आज का जो वीडियो है ये बेसिकली एविडेंस, जो कोर्ट के जो प्रोसेस है, मैंने जब जजमेंट को पढ़ा तो मुझे जो इसका जो बॉटम लाइन समझ में जो आया, निकल कर आया कि एविडेंस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी केस को जीतने या हारने पे। खाली हम जो बोल देते हैं अपने प्लेंट पे, वो चीज़ हमें कोर्ट में प्रूव भी करनी पड़ती है। खाली बोलने से काम नहीं चलता है। तो थोड़ा सा प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को लेकर ये जजमेंट बोला गया है। तो जजमेंट का पूरा कॉज टाइटल मैंने यहाँ लगा दिया है। इसका सिविल अपील नंबर है 4177 ऑफ 2024। पार्टी का नाम है एस के गोलम लालचंद वर्सेस नंदूलाल शॉ। ये रिस्पोंडेंट है। तो एज यूजुअल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप रेगुलरली देख लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें आपका भी फ़ायदा रहता है और मुझे भी बहुत इंकरेजमेंट मिल जाती है कि हाँ चलो चैनल सब्सक्राइब तो लोग कर ही रहे हैं। साथ ही साथ में मैं फिनिक्स भी लीगल के बारे में बताना चाहती हूँ कि फिनिक्स भी लीगल लार्जली लॉ स्टूडेंट्स और लॉयर्स के लिए, यंग लॉयर्स के लिए काम करता है। उनको मेंटोरशिप प्रोवाइड करवाता है, उनको लीगल फॉर्मेट्स प्रोवाइड कराता है और लीगल कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। सारी चीज़ की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया डिटेल। कुछ भी चाहिए होगा तो आप उस पर जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको अपने केस के लिए कोई लीगल ओपिनियन चाहिए या सेकेंड ओपिनियन चाहिए तो भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो के जो फैक्ट्स ऑफ द केस उस पर हम आते हैं। फैक्ट्स ऑफ द केस इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जो फैक्ट्स बोला गया है आपको एज इट इज़ कोर्ट में उसको प्रूव करना होता है। तो इसकी कहानी क्या है? इस केस की कहानी ये होती है कि दो भाई होते हैं, वो एक ज़मीन को खरीदते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। उसके बाद में जिस पार्टी ने कोर्ट पे केस फाइल किया था वो ये स्टोरी बताता है कि उसके जो भाई होता है वो जिस साथ में मिलकर उन्होंने प्रॉपर्टी किया, लेकिन कुछ समय के बाद में उस भाई ने अपना जो शेयर है वो इस भाई को जिसने केस फाइल किया है उसको दे देता है, गिफ्ट डीड कर देता है। और साथ ही साथ में जो उस भाई के जो बच्चे हैं उस पर से जो सारी जो सिस्टर्स जो हैं उन्होंने वो भी नो ऑब्जेक्शन इसमें दे देती हैं कि खाली एक भाई के नाम पे प्रॉपर्टी हो जाए, ठीक है। तो जो केस जो फाइल कर रहा होता है वो फाइल करता है जो जिसने वो प्रॉपर्टी को खरीदा होता है उस पार्टी से। सेकेंड पार्टी बी में बोल देती हूँ, पार्टी बी से वो प्रॉपर्टी को वो खरीदा होता है। तो इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करता है, कौन करता है? जो भाई था, जिस ये बोला गया ना जिस भाई ने सारी प्रॉपर्टी को गिफ्ट डीड कर दिया है, तो उस भाई का जो बेटा होता है वो ऑब्जेक्ट करता है, ठीक है। ये बोलता हुआ कि ये प्रॉपर्टी का कभी भी कोई गिफ्ट डीड जो उनके भाई है, दूसरे भाई, उनको नहीं किया गया था। और ना ही उस भाई के मतलब चाचा के जो बच्चे हैं, सारी सिस्टर ने कोई नो ऑब्जेक्शन भी नहीं दिया है। और उनका जो भाई है, जो चाचा का जो बेटा है, उसके पास में कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो प्लेंटिफ है उनको सेल कर सके। प्लेंटिफ ही केस फाइल करता है ना कि पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम में कर दी क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज़ एग्जैक्टली द फैक्ट्स ऑफ द केसेस। तो यहाँ पे देखिए दो पॉइंट्स निकल कर आता है। पहला पॉइंट ये निकल के आता है कि क्या जो ये कहानी बोली गई है कि गिफ्ट डीड किया गया है दोनों भाई में, जो पहला एक भाई था ए ने क्या बी को गिफ्ट डीड किया है, दैट इज़ नंबर वन। दूसरा चीज़, क्या कोई सेटलमेंट डीड हुई है जिसमें नो ऑब्जेक्शन दिया गया है बाकी सिस्टर्स की तरफ से। ये दो चीज़ कोर्ट पे प्रूव होना होता है, तभी जाकर वो जो चाचा का लड़का है उसके पास पूरा अधिकार आ जाता है कि वो प्रॉपर्टी को पूरा अधिकार हो जाता है और पूरी प्रॉपर्टी को वो सेल आउट कर सकता है दूसरे पार्टी को, ठीक है। क्योंकि ये तो क्रक्स है मैटर का, ये मैटर का बॉटम लाइन, अगर आप यही प्रूव करोगे तभी आगे की बात बनेगी, राइट। तो जब गवाही होती है इस केस में, जब गवाही होती है तो कोर्ट यही इशू निकालता है कि क्या कोई सेल डीड, कोई गिफ्ट डीड हुआ, क्या कोई सेटलमेंट डीड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ये बात का इशू निकाला जाता है। तो मामला ट्रायल कोर्ट से चलता है, हाई कोर्ट पर जाता है, हाई कोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब आता है तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो रहता है पूरे मामले में वो ये रहता है कि आपने तो बोला है कि जो ए था उसने बी को गिफ्ट डीड कर दिया है, क्या गवाही में गिफ्ट डीड लाया गया? अगर हम एग्जिबिट्स वगैरह को देखते हैं तो वहाँ पे सेल डीड दिखता है कि खरीदा गया था, दोनों भाइयों ने मिलके खरीदा था। तो ये तो प्रूव हुआ कि हाँ खरीदा गया था दोनों भाई का, एग्जिबिट भी हुआ। लेकिन कहीं पे भी गिफ्ट डीड का एग्जिबिट नहीं होता है कि ए ने बी को वो प्रॉपर्टी, अपना जो शेयर था वो बी को दे के बी को कंप्लीट ओनर बनाया है। ये गिफ्ट डीड कहीं पे एग्जिबिट नहीं
हुआ है। तो ये चीज़ तो प्रूव हुई नहीं कि आपने गिफ्ट किया है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है उस चाचा के जो बच्चे हैं, बच्चे में जो बहनें थी, उन्होंने अपने भाई को नो ऑब्जेक्शन दे दिया है। वो नो ऑब्जेक्शंस भी आपको कोर्ट में दिखाना है, रेलिंक्विश डीड्स जो होते हैं वो आपको कोर्ट में दिखाना था, प्रूफ करना था। क्या गवाही में वो रेलिंक्विश डीड आए? द आंसर इज अगेन नो। गवाही में कोई रेलिंक्विश डीड को लाया नहीं गया, तो रेलिंक्विश डीड की बात भी प्रूफ नहीं हो पाई। और यही ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कि आपकी गवाही में आपने के जो दो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे कि यू आर द एब्सोल्यूट ओनर बिकॉज ऑफ दिस इवेंट्स। आप एब्सोल्यूट ओनर बने, कैसे बने? क्योंकि आपके चाचा ने, आपके बड़े बाबा ने आपके पापा को पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी और आपकी जो बहनी थी उन्हें अपना शेयर आपको रेलिंक्विश कर दिया। दैट्स हाउ आई बिकम द एब्सोल्यूट ओनर। और जब मैं एब्सोल्यूट ओनर बन गया तो मैं पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मैंने किसी और को सेल कर दी, ठीक है। तो ये दो चीज़ तो प्रूव ही नहीं कर पाए कोर्ट में कि आप एब्सोल्यूट ओनर हो। तो और जब डॉक्यूमेंट्स को देखा गया तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कोई गिफ्ट डीड नहीं है, कोई रेलिंक्विश डीड नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो पुराना सेल डीड है उसके हिसाब से दोनों भाइयों ने प्रॉपर्टी खरीदी और दोनों भाइयों का भी डेथ हो चुका है, तो उनके जो लीगल हेयर्स है वो इस प्रॉपर्टी के इक्वल शेयर होल्डर्स बनते हैं और प्रॉपर्टी का प्रॉपर पार्टीशन होना पड़ता है। तो अगर इस बंदे ने अपना प्रॉपर्टी शेयर, पूरा शेयर जो सेल किया है, एक तो वो पूरी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता था, सिर्फ वो अपना शेयर ऑफ प्रॉपर्टी को ही वो सेल आउट कर सकता था। और वो भी तभी कर सकता था जब प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली मीट्स एंड बाउंड से डिवाइड हुई है, तभी जाके वो अपना प्रॉपर्टी को सेल कर सकता था। देयरफॉर जो ये बोला गया कि आई एम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो आपने प्रूव नहीं किया। तब ये रिलीफ क्या बचता है? जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीद लिया है उनके पास में क्या रिलीफ बनता है? तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि आप जिसने आपने प्रॉपर्टी खरीद लिया है, आपका रिलीफ भी कहीं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं पे भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वर्ड में हैज़ टू बी करके नहीं लिखा है, मे वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपने प्रॉपर्टी को खरीदा है, एग्रीमेंट हुआ है, जो कुछ भी है, तो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी ही मिलेगी। दैट डिपेंड्स अपॉन मेनी सिचुएशन, देयरफॉर द टर्म मे हैज़ बीन यूज। और यहाँ पे जब प्रॉपर्टी जो बंदे ने आपको बेचा जब उसकी ही नहीं थी तो वो आपको कैसे बेच सकता था? लेकिन आपने खरीदा तो है उनसे, तो देयरफॉर आपके पास जो ऑल्टरनेट रेमेडीज जो होती है कि अपना पैसा आपको वापस लेना है, वो चीज़ आप कर सकते हो, आप वो करिए और अपना पैसा जो लेना था वो आप लीजिए। लेकिन जिसने आपको प्रॉपर्टी सेल आउट करी है वो कोर्ट पे प्रूव ही नहीं कर पाया है कि वो उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर है। दैट इज व्हाट द ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने लिया है। एक तरह से ये बहुत ही प्रोसीजरल चीज़ों को लेकर बताया गया है। इसमें बहुत क्लियरली बोला गया है कि जब हम ड्राफ्टिंग भी करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगा जब मैं पढ़ रही थी कि ड्राफ्टिंग के बारे में कहीं ना कहीं एक तरह से ओपिनियन निकल कर आता है कि आप, दैट इज़ व्हाट, जो हमारे जो ड्राफ्टिंग कोर्स होता है उसमें भी हम ये बात बोलते हैं कि आप जब भी आप ड्राफ्टिंग करो ना, आपका ड्राफ्टिंग बहुत ही क्लीन होना चाहिए। आप वही चीज़ ड्राफ्टिंग में लिखो जो आप प्रूव कर सकते हो। अगर आप प्रूव ही नहीं कर सकते हो, आप ड्राफ्टिंग में लिख दो तो आपका केस नहीं बनेगा। केस बनाने के लिए आपने ड्राफ्टिंग की है, आपका केस ऐसा तो कुछ है नहीं। देयरफॉर जो आप लिखते हो आपके प्लेंट पे या इवन रिटन स्टेटमेंट पे, वो उसके पास आपके पास से प्रॉपर एविडेंशियल वैल्यू होना चाहिए, तभी उसको लिखना चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन दिस केस। लिख दिया गया लेकिन प्रूफ नहीं किया गया। तो आई होप यू, बस आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।